हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कुन हिमांशु मैम पर। साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम क्लास करने वाले हैं ईवीएस की, जो कि यूपी टेट से संबंधित रहने वाली है क्लास। इसमें हम करने वाले हैं 22 यानी कि 22 क्वेश्चंस। तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा और एक बार जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास में। फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि भारतीय संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसा मामला उठाना। ऑप्शन नंबर बी है संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला उठाना। ऑप्शन नंबर सी है तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रियों के विशेषाधिकार की मांग उठाने के लिए। तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भारतीय संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामला उठाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये आता है आर्टिकल 105 के अंतर्गत। कितने में आता है? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आता है। और भारतीय संसद में 105 याद रखना आप लोग, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आता है भारतीय संसद में विशेषाधिकार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। आपको बताना है अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और यूरोप, इनमें से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे अधिक देश जो हैं वो हैं अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? यहाँ पर हैं 54। कितने हैं? 54। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में है 48 यानी कि 48। दक्षिण अमेरिका की बात करी जाए तो यहाँ पर है 14। कितने हैं? 14। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इनमें से जो सबसे अधिक देश हैं वो है अफ्रीका में कितने? 54 है, एशिया में 48 हैं और दक्षिण अमेरिका में 14 है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अमर बेल इसका एक उदाहरण है। आपको बताना है अमर बेल किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वपोषी। ऑप्शन नंबर 2 है मृतजीवी। ऑप्शन नंबर सी है मेजबान और ऑप्शन नंबर डी है परजीवी। तो आप लोग आंसर कीजिए, अमर बेल इसका एक उदाहरण है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही? अमर बेल जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वह अपने भोजन को बनाने के लिए दूसरे पेड़ों के ऊपर लिपटा रहता है। तो इसको कहते हैं परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा परजीवी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? परजीवी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है। आपको आंसर करना है शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए है वसा ऊतक में। ऑप्शन नंबर बी है एरोलर ऊतक में। ऑप्शन नंबर सी है संवाहनी ऊतक में और ऑप्शन नंबर डी है उपकला ऊतक में। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है, आंसर कीजिए। और जितने लोग इस समय सेशन को देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं साथ में, सभी लोग एक बार अपने साथियों के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। यह क्लास है यूपी टेट ईवीएस की, आपके लिए बेहतरीन क्लासें करवाई जा रही हैं नियमित रूप से। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में और अपने साथियों के पास में जो लोग आपके जान पहचान के हैं, जो लोग यूपी टेट में अप्लाई कर रखे हैं, उनके पास सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो इसको शेयर करिए सभी के पास में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? वसा ऊतक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वसा ऊतक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में यारलुंग सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है भारत में यारलुंग सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है महानदी। ऑप्शन नंबर 2 है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर 3 है गंगा और ऑप्शन नंबर 4 है ब्रह्मपुत्र। तो सभी लोग आंसर कीजिए, भारत में यारलुंग सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है। तो सभी को आंसर करना है इसका। बताइए सही आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सांगपो कहाँ पे कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं, लेकिन भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सांगपो तिब्बत में और भारत में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आपको बताना है इनमें से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है नील, तीसरा है कांगो और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो सभी लोग आंसर कीजिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6670 किलोमीटर। कितनी है? 6670 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह
भूमध्य सागर में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? भूमध्य सागर में प्रवाहित होती है। 6,670 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है। आपको बताना है कि चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर 1 है जीवाणु, ऑप्शन नंबर 2 है तृणभक्षी, ऑप्शन नंबर सी है मांसभक्षी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जीवाणु की बात की जाए तो जीवाणु होते हैं अपघटक। क्या होते हैं? घटक होते हैं। जबकि अगर तृणभक्षी की हम बात करें तो ये लोग, तृणभक्षी की अगर बात की जाए तो ये कैसे होते हैं? घास और पादप को खाने वाले होते हैं तृणभक्षी। जबकि जो मांसाहारी भक्षी होते हैं वो हैं खाद्य श्रृंखला की सबसे शीर्ष उपभोक्ता में आते हैं मांसभक्षी। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मांसभक्षी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस एक महिला अंतरिक्ष यात्री ने सर्वाधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? आपको बताना है इनमें से सुनीता विलियम्स, स्वाति मोहन, मौमिता दत्ता और कल्पना चावला किसने सर्वाधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? ये जो ऑप्शन है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर करना है, क्या इसका सही हो जाएगा। अगर कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। और अगर सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड जो बनाने वाली महिला उनकी बात की जाए तो वह है सुनीता विलियम्स। कौन है? सुनीता विलियम्स है। ये 7 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं। कितनी बार? 7 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर बात की जाए इसमें स्वाति मोहन की, तो स्वाति मोहन ने नासा की तरफ से का जो मिशन था 2020 मार्स मिशन, इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी नासा में। मार्स मिशन की 2020 में स्वाति मोहन ने। अगर बात करें मौमिता दत्ता की तो ये मंगलयान फर्स्ट की प्रबंधक थी। कौन थी? मौमिता दत्ता की अगर बात की जाए तो ये मंगलयान जो फर्स्ट गया था उसकी प्रबंधक थी मौमिता दत्ता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, खसरा डॉट डॉट के कारण होता है। आपको बताना है खसरा किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है पैरामिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर 2 है रोबियोला वायरस, ऑप्शन नंबर सी है वेरिसेला जोस्टर विषाणु और ऑप्शन नंबर डी है वेरियोला वायरस। तो सभी लोग आंसर कीजिए, खसरा डॉट डॉट के कारण होता है। इसमें हमें क्या भरना है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? रूबियोला वायरस के कारण होता है खसरा। क्या हो जाएगा? रूबियोला वायरस इसमें हमें भरना है। जबकि अगर बात की जाए पैरामिक्सो वायरस की तो पैरामिक्सो वायरस के कारण क्या गलगंड रोग होता है? कौन सा होता है? गलगंड रोग हो जाता है। पैरामिक्सो वायरस के कारण गलगंड रोग होता है। वेरिसेला वायरस की बात की जाए तो इसके कारण कौन सा होता है? इसके कारण होता है छोटी माता हो जाता है, छोटी माता का रोग हो जाता है इससे। और अगर वेरियोला वायरस की बात की जाए तो इससे होता है चेचक का रोग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है? मरकरी, लेड, लोहा और नाइट्रेट, इनमें से ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो यह क्वेश्चन आपको कल की क्लास में भी करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? नाइट्रेट जो होता है यह ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या होता है? इसमें होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बच्चों में। क्या हो जाती है? होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 का उद्देश्य क्या गारंटी देना है? तो सभी लोग आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 का उद्देश्य क्या गारंटी देना है? ऑप्शन नंबर 1 यानी ए है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी है, किसी भी व्यक्ति को उसकी निजता से वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, किसी भी व्यक्ति को उसके वैवाहिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 का उद्देश्य क्या है? किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है? आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। पहला है न्यूरॉन, दूसरा है मेरुदंड, तीसरा है दिमाग और चौथा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मेरुदंड हो जाएगा। तो जितने लोग इस समय चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और एक बार फिर से सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी साथियों के पास में सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं और जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस ईवीएस की क्लास को
शेयर कर दीजिए आप लोग सभी के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, टैगा किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? टैगा किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है आपको बताना। ए है घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर बी है टोडरा पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, और ऑप्शन नंबर डी है वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? वन पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो टैगा वन जो है ये किस प्रकार के वन होते हैं? ये सदाबहार वन होते हैं। इनके अंदर चीड़ और देवदार के वृक्ष अधिकता में पाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल का भाग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आंसर कीजिए सभी लोग इसका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? क्लोरीन जो है ये वायुमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, यूरिया को लेपित करने के लिए किस पौधे के बीज के तेल का उपयोग किया जाता है? यूरिया को लेपित करने के लिए किस पौधे के बीज के तेल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है कपास, बी है अरंडी, सी है नीम, और डी है जोजोबा। तो सभी लोग बताइए, यूरिया को लेपित करने के लिए किस पौधे के बीज के तेल का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं यानी कि नीम, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? नीम सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन 1 है जो प्लांकटन, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है फाइटो प्लांकटन, और ऑप्शन नंबर डी है शार्क। तो सबको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जो प्लांकटन है, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है फाइटो प्लांकटन, और ऑप्शन नंबर डी है शार्क। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का, जलीय खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो होता है जो प्लांकटन, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो प्लांकटन जो है या जलीय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो प्लांकटन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था? 1956 में, 1973 में, या फिर 1968 में, या फिर 1969 में? तो सभी लोग आंसर कीजिए, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था? अगर बात की जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं होगी। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। ये जो धाराएं दी गई हैं 4, इनमें से प्रशांत महासागर की धारा कौन सी नहीं है? इनमें से एक जो है हिंद महासागर की धारा है, तो वो कौन सी है? वो हो जाएगी अगुलहास धारा जो है। ये अगुलहास धारा जो है ये एक हिंद महासागर की धारा है। बाकी तीनों की तीनों प्रशांत की हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगुलहास धारा यही प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। ये कहाँ की है? ये हिंद महासागर की धारा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मूक नायक एक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है मूक नायक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन 1 है जीबी तिलक, ऑप्शन 1 है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है अंबेडकर, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन डी है बीबी उपाध्याय। तो सभी लोग बताइए, मूक नायक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मूक नायक समाचार पत्र की स्थापना अंबेडकर के द्वारा की गई थी। जबकि अगर तिलक की हम बात करें तो तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र की स्थापना की गई थी। किसकी? केसरी। और अंबेडकर के द्वारा एक और था समाचार पत्र, कौन सा था? बहिष्कृत भारत और एक जनता। ये 3 समाचार पत्र थे अंबेडकर के। कौन कौन? एक था मूक नायक, एक था बहिष्कृत भारत, और एक था जनता। तो ये तीनों किसके थे? ये थे अंबेडकर के। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है अंबेडकर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, रिहंद नदी घाटी परियोजना डॉट डॉट में है। आपको बताना है रिहंद नदी घाटी परियोजना डॉट डॉट में है तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, असम में है, हरियाणा में, या फिर हिमाचल प्रदेश में है? रिहंद नदी घाटी परियोजना ये कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है रिहंद नदी घाटी परियोजना। और रिहंद की सहायक नदी की बात करी जाए तो रिहंद की जो सहायक नदी है वह है सोन नदी। कौन है? सोन नदी है रिहंद की सहायक नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको बताना है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 है उड़ीसा, और ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश।
तो आपको बताना है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है। एक तो है भीतरकनिका और एक है सिंपलीपाल। तो सिंपलीपाल भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है, कर्नाटक का है, असम का है या फिर पंजाब का है? तो आंसर कीजिए सभी लोग, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। यक्षगान जो है यह कर्नाटक का लोक नृत्य कहाँ का है? यक्षगान की बात की जाए तो यक्षगान है कर्नाटक का लोक नृत्य। तो साथियों, ये थी हमारी आज की 22 क्वेश्चनों की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सभी साथियों के पास में जो आपके जान पहचान के हैं और यूपी टीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय।